हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। टॉक शोज तो हम करीब करीब रोज ही आयोजित करते हैं, लेकिन आज का टॉक शो कहूं या अपने गुरुओं से एक आशीर्वाद लेने की एक प्रक्रिया, उसका नाम दूं क्या दूं। फिलहाल कोई नाम ना देते हुए आगे बढ़ते हैं और आज याद करेंगे अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हैं। हर साल ये दिन परंपरा के रूप में मनाया जाता रहा है। एक भारत के ऐसे दार्शनिक फिलोसफर जो अपने आप में कई पुस्तकों के लेखक, न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज के चांसलर रहे, उसके बाद भारत के सोवियत यूनियन के अंदर राजदूत भी रहे और बाद में 62 से 67 भारत के राष्ट्रपति भी रहे और 1954 में उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। उनके ही कार्यकाल में दो प्रधानमंत्रियों की दुखद मौत भी हुई, ये भी एक फैक्ट है। और 1975 में उन्हें अमेरिका के टेम्पल्टन प्राइज अवार्ड से भी नवाजा गया, जो पहली बार किसी नॉन क्रिश्चियंस को दिया गया था धर्म के उत्थान के लिए। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसी हस्ती थे, एक ऐसे शिक्षक थे जो शायद सदियों में कोई एक पैदा होता है। उन्होंने ना केवल भागवत गीता का विश्लेषण किया, लिखा, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म के ऊपर या फिर परसूट ऑफ ट्रुथ, उपनिषद के ऊपर, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के ऊपर, हिंदू फिलॉसफी, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स, ना जाने कितनी किताबें। एक्चुअली ये सब उनका एक तरह से कहा जाए संपूर्ण दर्शन शास्त्र है, या संपूर्ण दर्शन शास्त्र के एक कोई एक व्यक्तित्व हो सकता है तो शायद मुझे लगता है कि वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बहुत कम लोगों को इस बात का भी ज्ञान होगा कि जब पंडित नेहरू की स्पीच 14 और 15 अगस्त, 14 की नाइट और 15 को जब उनकी ट्रेस टू डेस्टिनी स्पीच थी पंडित नेहरू की, उससे पहले किसकी स्पीच थी? उससे पहले स्पीच थी डॉक्टर राधाकृष्णन की। और ये स्पीच को गुप्त रखा गया था, जिसके बारे में पंडित नेहरू ने उनसे मंत्रणा करके कहा था कि आप ये स्पीच कुछ मिनट पे बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई भी नहीं है, और आप एग्जैक्टली इसको 12 बजे स्टॉप कर देंगे और उसके बाद फिर मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनकी बात को मानते हुए अपनी बात एग्जैक्टली शायद 12 बजे से भी 5 या 10 सेकंड पहले समाप्त की, और उसके बाद पंडित नेहरू एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जो उनकी हिस्टोरिक स्पीच है, उसके लिए आए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में एक टीचर के रूप में सबको जानकारी है, लेकिन उनके जो महानतम कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में कभी कभी लगता है थोड़ी सी अनभिज्ञता है, या उतनी जानकारियां आम इंसान के अंदर नहीं है कि अल्टीमेटली उन्हें हम भारत के जो सबसे महानतम शिक्षक हैं उनमें क्यों उनका शुमार करते हैं। इन्हीं के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु हैं जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, श्री अजय पांडे जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा अलग विषय है आज शिक्षकों की बात करने का। आपके अंडर में ना जाने कितने लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके मैनेजमेंट पे ऊंचाइयां हासिल की, और काम करते हुए भी एक शिक्षक के रूप में कार्य करना, ये काम सिर्फ कोई आपसे सीख सकता है। आपने उन ऊंचाइयों को भी हासिल किया, उन बच्चों को नर्चर किया, ट्रेन किया बड़ी जिम्मेदारियों के लिए। तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं कि एक गुरु की महिमा को सबसे बेहतर आप ही जान सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, दर्शक मित्रों को बधाई, और पहली टिप्पणी शिक्षक दिवस पर आपसे। देखिए, पहली बात तो मुझे याद करने के लिए धन्यवाद। आज की दुनिया में, और या ये कहीं कि अभी तक का जो भी कार्यकाल रहा है या जो पीछे हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन के कही हुई चीजें या काम किया हुआ उनका, उसके बारे में तो लोग इधर उधर लाइब्रेरी में जाते हैं। मेरा उनके बारे में ये मानना है कि वो खुद अपने आप में एक लाइब्रेरी, जिसमें आपको ओह, जितना जितना आप गोता लगाएंगे उतना आपको उनके बारे में पता रहेगा। और
शायद आजकल की जो जनरेशन है वो उनके बारे में उतना ना भी जाने, और एक तरीके से अच्छा है कि कम से कम आज के दिन एक तरह थोड़ा फोर्स किया जाता है कि कुछ उनकी याद करके उसके बारे में देखा जाए। पर उनका अगर आप शुरू से जीवन देखें, या उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया बतौर शिक्षक तो किया ही किया, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी उनको जो तमाम सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, या जो भी उनको सम्मान उपाधियां दी गई, चाहे वो नाइटहुड रहा हो इंग्लैंड में, 30s की बात बता रहा हूँ, जबकि इंडिपेंडेंस डे के पहले इंडियन जी, इंडिपेंडेंस, और शायद उसके बाद 1931 के दौरान की बात कर रहे जी जी 30s की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय भारत के लोगों को एक अलग नजरिए से देखते थे, खास करके अंग्रेजी साम्राज्य की बात अगर मैं करूँ तो उनके ऊपर भी वो इसी बात का द्योतक है कि उनके अंदर कोई ना कोई चीज तो ऐसी रही होगी कि जो अपने सारे विचारों को अलग करके उनको सम्मानित किया जाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे ये कहना है कि इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में एक शिक्षक या एक गुरु की महत्ता जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और शायद आने वाला समय जो जितना चैलेंजिंग होता जा रहा है उसमें वो और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं सिर्फ ये ना कहूँ कि इसको सिर्फ क्लासरूम टीचर के जिसके हिसाब से ही लोग देखें, जी बल्कि उस विषय में बात करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे। मैं उसको थोड़े से नए नजरिए के साथ आपसे आज थोड़े चर्चा करना चाहूंगा, जी और जैसे जी जैसे जी बात आगे बढ़ेगी हम उसको जी लेके चलेंगे। पर जी उनके जन्मदिन पे इस दिन का मनाया जाना एक बहुत बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी खुद भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। स्कूल में जब हम हुआ करते थे तो 5 सितंबर को ही एक दिन के लिए सारे शिक्षकों को अवकाश दिया जाता था, और हम लोग खुद टीचर के भूमिका निभाते थे, और जा जाके क्लास में पढ़ाना या उनकी नकल करना या जो भी कुछ है। आई थिंक वो एक तरह का स्नेह और प्रेम था जी जो मुझे आज भी इतने सालों के बाद भी नहीं भूलता है। तो जी मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और खास करके हमारे खुद के परिवार में भी मेरी सिस्टर है, शी इज अ टीचर, और आज वो हैं, फिर हमारे यंगर ब्रदर की वाइफ है, शी इज आल्सो टीचर। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज होती है, और सबके बस की बात भी नहीं होती टीचर बनना, और आई थिंक हमको इफ एट ऑल एनीथिंग हमको उनको आज के दिन नमन करना चाहिए और आदर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि पुराना दोहा भी याद आ जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये दोहा आप सबने सुना हुआ है, लेकिन कभी कभी इसकी जो तह होती है, एसेंस है, सारांश है, उस तक पहुंचने का मन करता है कि गुरु को आखिरकार ईश्वर से बड़ा क्यों बताया गया, क्योंकि रास्ता तो वही है। आपने पांडे जी बिल्कुल सही कहा कि हमें हर मोड़ पर गुरु की आवश्यकता होती है, और कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब वो गुरु हमारे जीवन में गौण हो जाएगा। गुरु हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में एक बच्चे के लिए माता और पिता गुरु होते हैं, लेकिन बाद में फिर जो हमारे दूसरे गुरु हैं अलग अलग रूपों में आते हैं, स्कूल कॉलेजेस में या जीवन में, जिनसे हम सीखने को मिलते हैं। आपने बचपन की बात की कि बचपन में आप स्कूल में खास तौर से उनको याद करते थे, कभी कभी टीचर बन के भी थोड़ा स्नेह और प्रेम दर्शाया करते थे। तो उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आखिरकार बच्चों को जब इनको रिमाइंड कराया जाता है उस छोटी सी चीज को, कि बच्चे जब टीचर बनते हैं तो क्या एक्चुअली उसके पीछे एहसास होता है, क्या उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को ये सब करने करने के लिए प्रेरित किया जाता है, या भविष्य की ओर जाने के लिए एक तरह से एक प्रेरणा दी जाती देखिए, इस बात से तो पूरे विश्व में, चाहे आप किसी देश के हों या किसी भाषा के हों या किसी जाति के हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है और जिन्होंने नहीं करी है प्राप्त, दोनों में जिसको हम कहते हैं ना फाउंडेशन, जिसको एक कहते हैं, एक नींव जो होती है, उसके बारे में जो फर्क है वो बहुत जल्दी दिखने लग जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज हैं या जितने भी सक्सेसफुल सोसाइटीज हैं, वहां पर जो फ्यूचर का जो शेप जिसको बोलते हैं उसको देने के लिए शुरुआती दिनों में शिक्षकों का या गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और वहीं से एक नींव डलती है।
जी मैंने खुद इस बात को महसूस किया हुआ है कि अगर आप सही लोगों के संपर्क में आए हैं आपकी शिक्षा के मामले में, तो आपके वैल्यू सिस्टम, आपके कल्चर, आपका कम्युनिकेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, वो बहुत कुछ उससे निर्भर करता है। और अगर उसमें आपने थोड़ी सी ढिलाई दी है तो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं उसकी कमी मिलती है, दिखती है, महसूस होती है, और शायद आपके जीवन में उसका असर भी दिखने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से तो शुरुआती दिनों का जो एक्सपीरियंस बोले या जो भी जिस नाम से उस चीज को आप बुलाएं, बहुत महत्व है। और इसीलिए इसको बोलते हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, या जो नींव जिसके बारे में 10 बार बात होती है, या कोई भी किसी भी तरह की चीज देखें, जी, उसके इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे एक छोटी सा एक किस्सा भी याद आ गया जो डॉक्टर सीवी रामन से संबंधित है। उनको नोबेल प्राइज मिल चुका था, और लेकिन शिक्षा प्राप्त करने की जो उनके अंदर एक प्यास थी वो हमेशा रही। और नोबेल प्राइज प्राप्त करने के बाद भी वो किसी एक चीज पर रिसर्च कर रहे थे, जो फिजिक्स और जिसे क्या कहते हैं फिजियोलॉजी या प्लांट लाइफ के ऊपर कुछ इस ढंग का उनका संगम की बात हो रही थी। उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर ही एक वहां पर एक रिसर्च छात्रा थी। तो एक दिन डॉक्टर सीवी रमन वहां पहुंच गए और उनका दरवाजा खटखटाया, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर सीवी रमन है। हालांकि उनको तारुफ कराने की जरूरत नहीं थी, शायद एक एक बच्चा एक एक पेड़ का पत्ता भी उनको जानता था उस पूरी इंस्टीट्यूट में कि डॉक्टर रामन कौन है। तो वो छात्रा देखकर थोड़ी हैरान हो गई, तो बोलती समझ गया है क्या करूं, अंदर बुलाया। तो बोलती मुझे ये फिजियोलॉजी आप पढ़ा सकती है कुछ, थोड़ा सा इसका पार्ट, कुछ इस टाइप का एक सब्जेक्ट था जो प्लांट लाइफ वगैरह के बारे में था। तो क्या आप इतना वक्त निकाल पाएंगी थोड़ा मेरे लिए? तो उसके लिए तो ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था, हैरानी थी, पता नहीं क्या क्या था। पर ये कहीं ना कहीं वो गुरु की जो महत्ता है उसको ये एग्जाम्पल डॉक्टर सीवी रामन भी साबित, उसको उदाहरण के जी। रूप में दिया जा सकता है कि वो उस वक्त भी उसकी एक तरह से कहा जाता है इज्जत किया करते थे। अ, अजय पांडे जी, टीचर की भूमिकाओं में कितना बदलाव आया? 40s 50s से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, 60s से हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। भूतकाल में ठीक है, एक बहुत हमारा गौरवशाली अतीत भी रहा है जहाँ टीचर्स शायद अपने आप में बहुत ही महानतम कार्य करते रहे, और हमारे बहुत सारे साहित्यकार भी टीचर्स रहे देखा जाए तो, चाहे हिंदी के हों, इंग्लिश के साहित्यकार हों, बाकी भाषाओं के हों। तो क्या टीचर की भूमिकाओं में, अगर हम पिछले 100 सालों को ले लें, 120 सालों को ले लें, क्या फर्क देखते हैं, उनकी भूमिकाओं में क्या फर्क आया? देखिए, एक शुरुआत तो जब हुई थी इस परंपरा की, अगर आप पिछले 70, 75, 100 साल का जिक्र करते हैं, तो वहाँ शुरुआत तो एक तरीके से देखा जाए तो वो बेसिक जो नॉलेज होता है, जिसको कहते हैं थोड़ी सी किताबी जो बातें होती, वहां से शुरुआत हुई थी। और इसीलिए कोर्सेज इवॉल्व होते चले गए, सब्जेक्ट्स इवॉल्व होते चले गए, जी और वो सिलसिला काफी दिनों तक चला। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो परिपेक्ष है या जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी धीरे 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 करके वो बदलता रहा। जी जी। तो पहले एक वो गुरुकुल का माहौल था, या पहले हम्म। कुछ वन ऑन वन का जिसको कहते हैं कि अब उसको आज के संदर्भ में लोग उसको ट्यूशन का नाम दे देते हैं, पर मैं उसको ये कहता हूँ उस समय गुरु और शिष्य का आपस में मिलके पढ़ना, फिर वो धीरे से वो गुरुकुल के शेप में आगे बढ़ा, फिर वो धीरे धीरे वहां से निकलते हुए क्लासरूम की शक्ल इजाद करता गया, और बाहर का माहौल और कॉन्टेक्स्ट भी बदलता जा रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए कि वो शिक्षक का जो खुद का जो रोल था वो भी धीरे धीरे आगे से इवॉल्व होता रहा। और पहले ये एक तरफा कई बार हो जाता था कि जो शिक्षक कह रहा है वही कह रहा है, आप सुनिए, आप उसको समझ सके समझिए, या जिस किसी भी तरीके से चलता चला जाए। उसके बाद जैसे ही भारत में स्वतंत्रता का एक जो नया पीरियड आया, उसके बाद से वो इंटरेक्शन की बात जिसको कहते हैं शिक्षकों के साथ, वो शुरुआत हुई। और उसमें थोड़ा सा डीप उतरने लगे लोग, सब्जेक्ट्स में डिफरेंट ब्रांचेस निकलने लगी, उस समय से वो रिसर्च का माहौल बनने लगा। तो एक जो पहले एक जो हॉरिजॉन्टल जिसको एजुकेशन बोला करते थे, वो धीरे धीरे वर्टिकल एजुकेशन में
डीप डाइव करने वाली बात धीरे धीरे करके इवॉल्व होती रही। और इसीलिए अगर आप देखेंगे भारत के भी इतिहास में देखें, और ये थोड़ा सा कहने में अजीब लगता है कि आज थोड़ा वो माहौल नहीं दिखता है, पर जितने भी अगर आप देखें 50s या 60s या 70s में इतने सारे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर और साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट वगैरह जो हुए थे, जिनके नाम को लेके आज भी हम उनको याद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बात अभी नहीं है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर जो पहले वो 1-on-1 या गुरुकुल या जो छोटे से क्लासरूम से शुरू हुई थी बात, वो धीरे धीरे आगे करते हुए रिसर्च और इन सब चीजों में बढ़ती चली। उसके बाद वो दौर आया जब वो हल्का फुल्का, मैं तो उतना तो नहीं कहूंगा, फिर हाँ थोड़ा मोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रभाव धीरे धीरे करके उसमें पड़ने लगा। असाइनमेंट्स में बोलें या लैब्स में बोलें या प्रैक्टिकल्स में बोलें, टीचर्स को भी अपने आप से एक नए हिसाब में ढालना पड़ा। और वो सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट आज तो वो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वो अलग हो चुकी है। आज नॉलेज देने वाले शायद बहुत लोग होंगे या नॉलेज की अवेलेबिलिटी बहुत है, पर जिस चीज की कमी है और जिसमें मेरे ख्याल से शिक्षक चाहे तो योगदान दे सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है कि उस नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जाए। नॉलेज तो आपके पास में टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करें तो बहुत बड़ा हुआ। आप किसी भी किताब को, किसी भी रिसर्च पेपर को, किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। बट आई थिंक उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, जिस दिन वो जो मिसिंग लिंक है वो अगर आ जाएगी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी आगे होता चला जाएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इस संदर्भ के साथ ही साथ में कुछ टीचर्स ने अपने आप को अडेप्ट किया और वो धीरे धीरे बदलते चले गए, और उसी हिसाब से उनका रोल बदल रहा है, उसी हिसाब से उनकी सोच बदल रही है, उसी हिसाब से पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं, उसी हिसाब से रिसर्च के तरीके बदल रहे हैं, उसी हिसाब से एजुकेशन, जिसको आजकल मेरा तो ये मानना है कि, और वो शायद वो लिंक जो है आगे भी चलती चली जाएगी, कि आजकल का एजुकेशन वन वे एजुकेशन नहीं रह गया है। वो एक एक वो पार्टनरशिप जिसको कहते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का या गुरु का और शिष्य का एक वो पार्टनरशिप जो है, साझा चलने का जो सफर है, उसी के थ्रू सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो रोल तो बहुत बदला है पिछले 60-70-80 सालों में, इसमें कोई शक नहीं। जब आपने पार्टनरशिप की बात की, वो पार्टनरशिप से मुझे वो गुरुकुल परंपरा याद आती है, जहां बच्चे कई साल तक गुरुओं के पास ही रहते थे। तो वो शिष्य भी थे, पुत्र भी थे, बच्चे भी थे, और गुरु वहां माता पिता का रोल भी निभा। तो एक तरह से क्या कहा जाए, ऐसे परिवार या पार्टनरशिप, वो उसी का शायद एक दूसरा रूप कह सकते हैं, वापिस आ रहा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं शायद कि उसी को दूसरे रूप में हम शायद देख रहे हैं, नए रूप में देख जी जी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा, ये शिक्षा जो है वो अधूरी रह जाएगी अगर उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान होगा। बिल्कुल। उसके साथ जो आपके पूरे जो जीवन की परिपक्वता देखती है, या आपका जो डेवलपमेंट है, या जो भी कुछ किसी भी तरीके से आप देखें, जी। तो जो गुरुकुल वगैरह में जो लोग रहा करते थे शिक्षकों के पास में, उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, उसमें तो व्यवहारिक ज्ञान भी होता था। उसमें उनकी जो पूरी की पूरी जो शख्सियत है उसका डेवलपमेंट भी होता था। उनको और भी कई चीजें किताबों से हट के बताई जाती थी। उसको एक तरीके से देखा जाए तो वो जैसे वो कुम्हार होता है ना, धीरे धीरे अपना हाथ लगा के शेप देता रहता है, तो वो एक झटके में कभी नहीं होता है। एक ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने शुरू किया और तुरंत आपने कोई स्विच दबाया या कुछ हुआ तो बात बन गई। वो तो धीरे धीरे सजो के, संभाल के, संवर के आगे चलती है। तो उसमें तो वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है, पार्टनरशिप होती है। और मेरे ख्याल से आज भी अगर आप पलट के देखें तो उन्हीं सब चीजों पे जो लोग अमल कर पा रहे हैं वही उसका सही फायदा ले पा रहे हैं। अदरवाइज वो सिर्फ एक डिग्री बतौर आती है, चली जाती है। इससे रोल तो चेंज हो ही रहा है, आई थिंक सबको इस बात का इल्म है, और आप आने वाले टाइम में भी और चेंज होगा, ऐसा मुझे लगता है। और पिछली सदी में शुरुआत में जो भारत आजाद हुआ था, उससे थोड़ा पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, व्यक्तित्व ऐसे थे जो जिन्हें हम महानतम जो क्या कहते हैं टीचर्स की श्रेणी में रख सकते हैं। अ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन रहा है, खासतौर से विश्व भारती जो है।
डॉक्टर सीवी रमन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑफ कोर्स से तो उनका रहा ही है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जब नई शिक्षा नीति की नींव रखी गई थी पंडित नेहरू के द्वारा, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वो भी काफ़ी बड़े शिक्षक थे देखा जाए तो। और उसी दौरान में जब नई शिक्षा नीति बन रही थी, आईआईटीज आईआईएम्स आ रहे थे भारत में, नई नई शिक्षा की उच्च शिक्षा की संस्थाएं आ रही थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी आया राजकुमारी अमृत कौर के सौजन्य से न्यूजीलैंड से बात करके। तो मुझे लगता है उस दौरान में जब 1952 और 1962 के बीच में, या उसको हम 67 तक एक्सटेंड करते हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन का पीरियड था उपराष्ट्रपति के तौर पे और राष्ट्रपति के तौर पे। और चूंकि पंडित नेहरू का डॉक्टर राधाकृष्णन में बहुत ज्यादा विश्वास था, कहीं ना कहीं वो इस नई शिक्षा नीति, मॉडर्न शिक्षा नीति के एक किस्म से एक फाउंडेशन स्टोन रखने में कामयाब हुए, और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर राधाकृष्णन का था। उन्हें एज ए फिलोसफर, एज ए भागवत गीता के जो इंटरप्रिटेशन है उनके बारे में, या हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के बारे में जाना जाता है। पर कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक शिक्षक था, वो शायद अपने सर्वोच्च स्थान पर था। उनकी जो शख्सियत थी वो इतनी बड़ी थी कि उससे कोई भी, देखा जाए तो उसे कोई इग्नोर नहीं कर पाता था। और पंडित नेहरू तो खैर, मुझे ऐसा लगता था कि उनके बहुत बड़े फैन थे एक्चुअली। और हमेशा जब भी उनकी नियुक्ति हुई है, चाहे वो सोवियत संघ में राजनयिक के रूप में गए, या बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में आए, फिर राष्ट्रपति के रूप में आए, उसने भारत के सभी राजनेताओं को हैरान किया है। और इस कदर हैरान किया कि वो शौक में आ गए कि कौन सा व्यक्ति है जिसको ये उठाकर यहाँ पर लेके आए उपराष्ट्रपति के रूप में। लेकिन उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, इतना महान था। थोड़ा उनके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन इतने महानतम गुरु क्यों माने जाते देखिए, वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करें तो भी ठीक नहीं है। आज भी अभी हमारे जो अभी जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो एटॉमिक साइंस मिसाइल मैन जिनको कहते हैं, वो तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी जहां मौका मिलता था वो बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए और स्कूल कॉलेज में चले जाते थे। मैं सिर्फ इसलिए मैंने उनका जिक्र किया कि इस तरह की कुछ जो शख्सियत होती है ना, इनके पास जो ज्ञान का भंडार होता है और जो सोचने की एक शक्ति होती है, उससे भी कहीं ज्यादा होता है इनका एक किसी विषय के बारे में एक विचार जिसको बोलते हैं। और वो विचार जो है वो एक उस सुगंध की तरह होता है कि जहां भी कहीं बात करते हैं वो अपने आप वो फैलती रहती है और उसके अनगिनत फायदे लोगों को मिलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में अगर खास तौर पे खुद पर्टिकुलरली बात करी जाए तो जैसा मैंने कहा, वो ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं था कि 40s या 50s में अचानक से वो स्क्रीन पे आए और वो सब कुछ हो गया। वो तो कब से चल रहा था उनका। जब ऑक्सफोर्ड वगैरह में जब उन्होंने वहां पे काम किया, जैसे मैंने बताया 1930-31 में जब उनको नाइटहुड वगैरह मिला, तो उनके ज्ञान का जो भंडार था, उनकी जो बातें थी, उनकी जो किताबें थी, उनका जो तरीका था, उनकी जो भी सोच, जिस किसी के बारे में आप बात करें, वो तो ये लगता था कि अगर ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा तो इतने लोग वो लालायित थे कि उनके साथ में रह के काम करें, विचार सुने उनके कोई व्यूज सुने। तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होता है जब वो सोवियत रूस में जब उनको कहा गया था वो आगे बढ़े, या उसके बाद वो एक तरीके से वो नेचुरल चॉइस ही थे कि भाई वो पब्लिक लाइफ में आए तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, क्या उससे आगे भी कोई जगह होती तो शायद वो जाते। तो हैं? मुझे तो क्योंकि इस तरह के लोग बड़े कम होते हैं, इनका इस तरीके का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, और अपने आप को बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी चीज को मतलब आप अगर आज भी देखें तो कुछ पुराने लोगों के बारे में कुछ ना कुछ चीज उधर से निकल के चली आती है। पर डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जिसको कहें एज क्लियर एज क्लीन एज मिरर जिसको कहा जाता है, उनकी वो जो छवि थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी या कोई उनके बारे में कोई चीज नहीं रही, सामने नहीं आई रही, है। नहीं उनको रही। कोई भी याद करता है, किसी भी पीरियड के लिए याद करता है, तो वो अच्छी चीजों के लिए ही याद करता है। और पब्लिक लाइफ में रह के, चाहे वो टीचर थे, चाहे वो राजदूत थे, चाहे वो जो भी कुछ काम किया उन्होंने, चाहे वो भारत के उच्च संवैधानिक पदों पे रहे हों,
वो अपने आप में एक मिसाल थे जिसकी की तुलना बड़ी मुश्किल होती करने की। तो मेरा तो मतलब ये है कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो एक एक इंसिडेंट की बात करें या उनके जीवन की बात करें, पर मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो एक छोटा मोटा नहीं कि 2 साल 3 साल का पीरियड, वो तो दशकों वाले फ्रेम में वो थे जिनके बारे में कुछ भी, और आज भी किसी को कहो कि उनके बारे में क्या करना है, मुझे तो कोई नहीं लगता कि कोई ऐसा निकल के आएगा जो कि कुछ गलत चीज या किसी गलत कॉन्टेक्स्ट की या किसी गलत लिंक की बात करे कि नहीं ऐसा ये बात गलत थी या वो था। तो आई थिंक उसका एक छोटा सा अंश हमको, वो हमारे जो जिनका मैंने जिक्र किया मिसाइल मैन, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कलाम कलाम साहब साहब के की बारे बात में। कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा उनमें भी उनकी झलक नजर में आई और आती है, आई थी, जिस 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 हिसाब से भी आप कहें। तो इस तरह के लोग एक अलग ही मिट्टी के होते हैं मेरे हिसाब से, और उन्होंने अपना जो योगदान था वो करके, और आज तक हम उनको याद कर रहे हैं। उनको गए हुए भी कितने साल हो गए, 30-40 साल हो गए उनको जाके भी, लेकिन हम आज भी मैं और आप बैठ के उस विषय में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने कलाम साहब का जिक्र किया कि भारत में जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। मैं इसरो की बात नहीं कर रहा हूँ, इसरो 1969 में आया है। उसी डिपार्टमेंट को इसरो में कन्वर्ट किया गया था 1969 के अंदर, 7 साल के बाद। और जब ये स्थापना हुई है यहाँ पर, उस टाइम करीब करीब हमारे राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति बन चुके थे, 1962 की बात है। और उस समय उनके जो खास तौर से जिनको नियुक्त किया गया था, विक्रम साराभाई साहब को, कुंभा रॉकेट केंद्र केरला में था, तो उनके साथ शुरुआती कुछ तस्वीरें डॉक्टर कलाम साहब की हैं। विक्रम साराभाई साहब और कलाम साहब एक साथ काम कर रहे हैं वहां पर, और ये तस्वीरें आज भी हैं, अवेलेबल है नेट के ऊपर, आप लोग दर्शक मित्रों देख सकते हो। तो पांडे जी का जो जिक्र है वो बिल्कुल सही है कि उनकी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी छत्र छाया में, जब राधा कृष्ण जी भी राष्ट्रपति थे, उन्हीं के काल में 1962 में वो आया है। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा बाद में आए हों उसके संपर्क में, लेकिन वो फोटोग्राफ उस बात को प्रूव करते हैं। कोई और चीज आप शिक्षक दिवस पे कहना चाहें? आप गुरु रहे हैं, आप पढ़ाते भी आए हैं, आपने मैनेजमेंट संभाला है, गिफ्ट सिटी के आप क्या कहते हैं कि पूरे सीईओ भी रहे हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, आपके नीचे से निकल के ऊपर आए हैं। तो क्या कहना चाहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसका कोई शिक्षा का या नॉलेज का कोई अंत नहीं है, पहली बात तो ये है। और आई थिंक मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप शिक्षा लेने को या मेंटरिंग लेने को या किसी ज्ञान को या किसी भी नॉलेज को लेने के लिए तैयार हैं, तो इस बात का मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु, कोई भी मेंटर जो है वो पीछे नहीं हटेगा। अगर जो मेंटी है या स्टूडेंट है, अगर उसमें वो ललक रहती है सीखने की, तो मैंने तो आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा कि कोई शिक्षक जानबूझ के पीछे हट जाता है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, लोगों को मैं कहता हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो चाहे कहीं भी हो, कि जितना एफर्ट आप करोगे उससे दुगना एफर्ट वो सामने वाला जो आपके साथ लगा हुआ है उस पार्टनरशिप में करने की कोशिश करता है। अब उसमें कुछ कुछ लोगों के अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि आज बहुत जरूरत है और हर मोड़ पे ये जरूरत रहेगी। और जैसा मैंने कहा, आज के लोगों के लिए एक दूसरा, मेरा खुद का मानना यह है कि सिर्फ ज्ञान या सिर्फ नॉलेज इज नॉट एनफ। आई थिंक यू शुड ऑल्सो लुक एट व्हाट इज कॉल्ड अप्लाइड नॉलेज। आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं। और ये वो समय नहीं कि कोई चीज रट के याद करी जाए। ये वो समय है जब जो चीज जहां मिलती है आप उसको अर्जित करिए और देखिए उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपके जीवन में, आपके प्रैक्टिस में, आपके प्रोजेक्ट में, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये 2-3 चीजें जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स अगर चलते रहेंगे तो कॉन्टेक्स्ट कितना भी बदल जाए, आई थिंक ये बेसिक्स अगर रहेंगी साथ में, तो टेक्नोलॉजी कितने भी बदलाव ले आए और सिचुएशन कैसी भी हो जाए, आपका एफर्ट जो है वो फिर बेकार नहीं जाएगा। एक चीज जाते जाते दिमाग में आई, हालांकि नोट तो करके रखी हुई थी, कि अब टीचर्स डिजिटल हो गए हैं, जी। डिजिटल एजुकेशन हो गई है। यहाँ पर चीजें बड़ी मैकेनिकल सी होती जा रही हैं, और जिस पर्सनल टच की आप बात कर रहे थे वो यहाँ पर मिस होता हुआ नजर आ रहा है। और जब बच्चे 97%, 98%, 99%, 100% की बात करते हैं मार्क्स की, तो कई बार मुझे लगता है कि वो जैसे कोई मशीन एफिशिएंसी की बात हो रही है, उसकी हो रही है। और जिस पर आप जोर दे रहे थे, एक
एप्लीकेशन जिसे क्या कहते हैं, अप्लाइड जो उसका हिस्सा है, वो वहां पर मिसिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा, हमें बचना भी चाहिए। ठीक है, नई अब नीतियां हैं, नई टेक्नोलॉजी है, बच तो नहीं पाएंगे, पर कहीं ना कहीं हमें खुद को मशीन बनने से तो रोकना पड़ेगा पांडे जी। जी जी। मेरा पहली बात तो आपने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इस चीज से, बल्कि वो कितना भी आप डिजिटल और कितना भी आप कर लें, आई थिंक जो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, जो ह्यूमन टच होता है, उसकी जरूरत है, आगे भी रहेगी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आई थिंक कुछ चीजें वक्त के साथ एक नया मोड़ लेती हैं और नया एवोल्यूशन होता है, और हर इस तरीके की चीज, इनफैक्ट मैं कल खुद ही देख रहा था, एक जगह था कि 99.5% कट ऑफ है किसी एडमिशन का। आप समझ गए होंगे मैं किस 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 कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि उन बच्चों पे क्या बीतेगी जिनको ये पता है कि जी मुझे 100 में से 100 लाऊंगा तभी तो मैं आगे, मेरा कहीं कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि मशीनी जिंदगी से हमें बचना चाहिए। पर मेरा ये भी मानना है, इस बात में मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कि आई थिंक सोसाइटी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को इवॉल्व करके इसी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा और नए दिशा में लेके जाएगी। और ये कहना कि सारे क्लासरूम हमेशा डिजिटल रहेंगी या सारे ये रहेंगे, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं इसको इनकरेज भी नहीं करना चाहूंगा। मेरा तो मानना है कि टेक्नोलॉजी का अलग रोल है, उसका उस रोल को आप एनेबलर बनाइए अपने लाइफ में, और चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, और बाकी जो है आपका जो बेसिक जो टेनेट है टीचिंग का या एक टीचर का, गुरु का, मेंटर का, उसको मत भूलिए। और अगर बहुत ज्यादा किसी चीज को जब आप एकदम रबर बैंड को स्ट्रेच कर देते हैं कि जो सबने सिर्फ 99.5 या 100% ही लाना है, तो वो तो मैंने और आपने अपनी जिंदगी में कई बार देखा है कि वो रबर बैंड है वो फाइनली टूट ही जाता है, वो एक नई चीज की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक द सूनर इट इज एड्रेस द बेटर इट वुड बी। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। लेकिन एक चीज, कि कोविड ने हमें एक बात कम से कम सिखा दिया है कि 1.5 साल के बाद हम वापस से क्लासरूम में जाना चाहते हैं। हम जी समझ गए हैं कि ऑनलाइन जो है वो एक रियल क्लासरूम का रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं। जी और ना ही होगा। भले ही आप हार्वर्ड से पढ़ाई करो, वाटन से करो, केलॉग से करो, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करो, आप यहाँ बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लासरूम की छटा है, जो उसकी मुग्धता है, जो उसका मोह है, जो उसका एक क्या कहते हैं ना, एटमोस्फियर है, कहीं ना कहीं वो एटमोस्फियर जो है वो तभी पूर्ण होता है जब सामने गुरु खड़ा होता है और इधर शिष्य बैठे होते हैं। और आज 1.5 साल के बाद जिस ढंग से बच्चे वापस लालायित हैं क्लासरूम में जाने के लिए कि हम फॉर्मल क्लासेस के अंदर जाएं, और अब तो बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं, बल्कि एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का बांग्लादेश से, कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए फॉर्मल एंड प्रॉपर एजुकेशन इन द क्लासरूम्स। और सभी लोग अब इस बात को मानने शुरू हो गए कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिप्लेसमेंट नहीं है। साइमल्टेनियस चल सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा, और हम शुक्रिया अदा करेंगे अजय पांडे जी का। उन्होंने अपना व्यस्त रहते हुए भी, और आज खासतौर से रविवार होते हुए भी, एक थोड़ा सा समय निकाला आज टीचर्स डे पे, क्योंकि आज हमने उनसे उन विषयों पर बातचीत नहीं की जिनके वो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। इंडस्ट्री है, कि बाकी जो डोमेन्स हैं, आज हमने टीचर्स डे पे बात की, बच्चों की, शिक्षकों की, उसकी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला, न्यूज टाइम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक मित्रों, जल्दी मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ, इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।